नमस्कार बच्चों, बीए पाठ तृतीय की भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का विषय है हमारा यूरोप का प्राकृतिक स्वरूप, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोप। लास्ट वीडियो हमने यूरोप का ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज यूरोप के प्राकृतिक स्वरूप की बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि यूरोप की संरचना अत्यधिक जटिल है, जो यहाँ की भू आकृति स्वरूप, खनिज संसाधन, अपवाह तंत्र को प्रत्यक्ष तथा अन्य प्राकृतिक तत्वों तथा मानवीय स्वरूप को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अतः इस संरचना का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। संरचना का संबंध यहाँ की भूगर्भिक उत्पत्ति व शैल बनावट से होता है। विभिन्न भूगर्भिक युगों में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप ही आज हमें वर्तमान यूरोप का संरचनात्मक स्वरूप देखने को मिलता है और यह स्वरूप अस्तित्व में आया। संरचना के आधार पर यूरोप को हम 5 भागों में विभक्त करते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्राचीन पर्वत, दूसरा है रूसी प्लेटफॉर्म, मध्य की निम्न भूमि, मध्य का प्राचीन पठार और पांचवा नवीन अल्पाइन पर्वत श्रेणी। पहला उत्तरी पश्चिमी प्राचीन पर्वत। इसका विस्तार अटलांटिक महासागर के उत्तर पूर्व में है। इसके अलावा फ्रांस के पश्चिम में ब्रिटेन, कॉर्नवाल, वेल्स, कम्बरलैंड, आयरलैंड तक भाग इसमें सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, फिनलैंड और आइसलैंड का भाग भी इसमें सम्मिलित है। आग्नेय व कायांतित कठोर चट्टानों से इस भाग का निर्माण हुआ है। इन पर्वत का निर्माण सिल्यूरियन व कैलिडोनियन युग की हलचलों के परिणाम स्वरूप हुआ है। इन पर्वत श्रेणियों पर हिमानी के द्वारा धरातल पर अपरदन क्रिया बहुत अधिक मात्रा में हुई और इसका प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। जैसे कि आपको मैप में दिख रहा है, जो क्रॉस भाग से दिखाया हुआ है वह प्राचीन पर्वत खंड है। दूसरा आपका जो रूसी प्लेटफॉर्म हम पढ़ेंगे उसे डॉट से दिखाया गया, जो उसका विस्तार बहुत अधिक है। उत्तरी यूरोप, पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप तक इसका विस्तार है। नवीन अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ आपको डॉटेड लाइन से दिख रही हैं मैप में, और मध्य की निम्न भूमि और अल्पाइन श्रेणियाँ यह उसमें सिर्फ टेढ़ी लाइनों से, तिरछी रेखाओं से दिखाई गई है। तो मैप से स्पष्ट दिखता है कि कौन से भाग में कैसी संरचना है। तो हमने पहला पढ़ा उत्तरी पश्चिमी प्राचीन पर्वत। अब है रूसी प्लेटफॉर्म। रूसी प्लेटफॉर्म का विस्तार मुख्यतः रूस, जो यूरोपीय रूस है, वह उस भाग में है। पहले जो एक से टर्चरी युग तक के पदार्थों से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। भूगर्भिक हलचलों से सामान्यतः यह क्षेत्र अप्रभावित रहा है। चतुर्थ हिमयुग में इस प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण धरातल पर हिम आच्छादन रहा। इसका प्रमाण हमें मोरेन पहाड़ियाँ व मोरेन के द्वारा निर्मित घाटियों के रूप में देखने को मिलता है। इसी प्लेटफॉर्म के पश्चिम में वलित यूराल पर्वतमाला है, जिसका निर्माण पैलियोजोइक युग में ही हुआ। तो यह है आपका रूसी प्लेटफॉर्म। तीसरा है मध्य की निम्न भूमि। यह एक समतल भाग है जिसका विस्तार पिरेनीज पर्वतमाला के उत्तर में तथा फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और पोलैंड होता हुआ रूसी प्लेटफॉर्म तक है। इस निम्न भूमि को हम 5 भागों में विभक्त करते हैं। सबसे पहले हिमोड जमाव जिस भाग में हुआ वह क्वाटरनरी युग में इसका जमाव हुआ था हिमोड का। पहला गैरोन बेसिन, जो पिरेनीज पर्वतमाला के निकट है। इसी बेसिन में सिबेनीज पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दूसरा लोयस क्षेत्र, जो यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में है इसका विस्तार, और यहाँ पर गहरी कत्थई रंग की मृदा पाई जाती है। यह मृदा बहुत ही उपजाऊ है। तीसरा मोरेन भूमि, यह बाल्टिक सागर के तटीय भागों और डेविस द्वीप पर पाई जाती है, और ये इस मोरेन भूमि का निर्माण हिमोल्ड के हिमनद के प्रवाह के द्वारा निक्षेपित
हिमोड के द्वारा हुआ है। अगला है अंतिम मोरेन भूमि। जैसे कि आप सबको ध्यान है कि हमने फर्स्ट ईयर में हिमोड के प्रकार पढ़ा था, तलस्थ हिमोड, मध्यस्थ हिमोड, अंतस्थ हिमोड, है ना। तो ये अंतिम मोरेन भूमि, इसका विस्तार जटलैंड प्रायद्वीप के पूर्वी तट से जर्मनी व बाल्टिक राज्यों से रूस तक है। लास्ट है इसी मध्य की निम्न भूमि में सैक्सोनी व साइलेशिया क्षेत्र। यहाँ पर हिमनद के निकले जल से एकत्र मृदा का विस्तार है और ये पांचों क्षेत्र मध्य की निम्न भूमि का निर्माण करते हैं। चौथा है मध्य के प्राचीन पठार। इसमें स्पेन प्रायद्वीप, फ्रांस की उच्च भूमि, जर्मनी का पठार, बोहेमिया का पठार सम्मिलित है। यह क्षेत्र प्राचीन शैलों की अनाच्छादन क्रिया का प्रभाव है। यहाँ पर यह प्राचीन शैलों पर अनाच्छादन का प्रभाव बहुत अधिक हुआ है। काले सागर के पश्चिम में डोब्रूजा का पठार देखने को मिलता है। यह निचला पथरीला क्षेत्र है। इसी संरचना का जो अंतिम पार्ट है वह है नवीन अल्पाइन श्रेणी। इन श्रेणियों में पिरेनीज, आल्प्स, कारपेंथियन, काकेशस आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। ये माना जाता है कि इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण तैथिस सागर जो मध्य में स्थित था उस पर अवसादों के निक्षेपण और के द्वारा वलन और मोड़ पड़े और इसी दबाव से इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। अधिकांशतः ये पर्वत श्रेणियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। इन पर्वत श्रेणियों में आल्प्स पर्वतमाला सर्वाधिक विस्तृत है। आल्प्स पर्वतमाला के विभिन्न भाग हैं: फ्रेंच आल्प्स, जूरा पर्वत, उच्च कैलकेरियस आल्प्स, पिनाइन आल्प्स और पूर्वी आल्प्स। तो आप देखें कि ये आल्प्स पर्वत यहाँ की जीवन रेखा है और इस यूरोपीय महाद्वीप की आर्थिक और अर्थव्यवस्था को, उसकी उन्नति को बहुत अधिक प्रभावित करती है। आपको मैप दिखाया गया है। इस मैप में इन पर्वतमालाओं की स्थिति दिखाई गई है। पिरेनीज, एपेनाइन, डिनारिक आल्प्स, आल्प्स, कारपेंथियन, काकेशस। तो ये पर्वतमालाओं की स्थिति है और इनके मध्यवर्ती क्षेत्र और प्लेटफॉर्म को स्पष्टतः इस मैप में दिखाया गया है। आज के वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके यूरोप महाद्वीप के उच्चावच और रिलीफ की बात करेंगे। धन्यवाद।